31 अक्टूबर 1984 की सुबह भी बाकी के दिनों की तरह ही एक आम सुबह थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए, क्योंकि उस सुबह किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में देश का इतिहास बदलने वाला है। दरअसल उस रोज भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने रेजिडेंस के पास ही बने किसी दूसरे बंगले तक जाना था, जहां एक ब्रिटिश एक्टर और फिल्म मेकर उनका इंटरव्यू लेने वाला था। दोनों इमारतें काफी नजदीक थीं, इसलिए कार मंगाने के बजाय उन्होंने पैदल जाने का फैसला किया। जैसे ही इंदिरा गांधी आगे बढ़ीं और गेट के करीब पहुंची, तभी अचानक उनका एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आया। शुरुआत में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, मगर अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल गए। उस गार्ड ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बिना चेतावनी दिए इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय वहां मौजूद एक दूसरा गार्ड भी आगे आया और उसने अपनी ऑटोमेटिक गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में इंदिरा गांधी के शरीर में कई गोलियां लग चुकी थीं। हालांकि तब तक उनकी सांसें चल रही थीं। हालात गंभीर थे, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। जब यह खबर बाहर आई तो पूरा देश सन्न रह गया। लोग यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत की प्रधानमंत्री की हत्या उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने कर दी थी। हर तरफ शौक, गुस्सा और सवाल थे। इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई। दरअसल इंदिरा गांधी की मौत को समझने के लिए 31 अक्टूबर 1984 की सुबह से नहीं, बल्कि उससे लगभग 2 दशक पहले शुरू करना जरूरी है, क्योंकि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से बन रही राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक दरारों का अंतिम विस्फोट थी। 1966 में जब इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी तो बहुत कम लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया। कांग्रेस के भीतर ही उन्हें एक अस्थायी विकल्प माना जा रहा था। विपक्ष उन्हें कमजोर कहता था और विदेशी मीडिया उन्हें गूंगी गुड़िया जैसी उपाधियों से नवाज रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत जल्दी यह साफ कर दिया कि सत्ता उनके लिए सिर्फ पद नहीं, बल्कि नियंत्रण का औजार है। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी ने संगठन के पुराने दिग्गजों को किनारे कर अपनी अलग कांग्रेस खड़ी कर दी। यही वह मोड़ था जहां से उनका शासन धीरे धीरे व्यक्तिवादी होता चला गया। 1971 के चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ एक चुनावी वाक्य नहीं था, बल्कि सत्ता को जनता के नाम पर केंद्रीकृत करने की रणनीति थी। कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला और इंदिरा गांधी देश की निर्विवाद नेता बन गई। उसी साल पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना और इंदिरा गांधी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा हो गया। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण ने उन्हें ताकतवर नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसी दौर में सत्ता के साथ असहिष्णुता भी बढ़ने लगी। विरोध को दबाया जाने लगा और आलोचना को देशद्रोह की तरह देखा जाने लगा। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए और यहीं से वह मोड़ आया जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल दी। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। यह वह दौर था जब सत्ता के डर ने चुप्पी को जन्म दिया और चुप्पी ने अंदर ही अंदर गुस्से को पनपने दिया। 1977 में चुनाव हुए और जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। यह उनकी पहली बड़ी हार थी, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। इंदिरा गांधी ने इस हार से यह सीखा कि सत्ता खोई जा सकती है, लेकिन वापस भी लाई जा सकती है। और इसी वापसी की राजनीति में पंजाब एक अहम मोहरा बन गया। पंजाब उस समय पहले से ही असंतोष से भरा हुआ था। 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद सिख पहचान और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बहस जारी थी। अकाली दल आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के जरिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। यह मांग संवैधानिक दायरे में थी, लेकिन केंद्र सरकार इसे शक की निगाह से देख रही थी। इसी बीच कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए एक अलग रास्ता चुना और यही वह फैसला था जो आगे चलकर जानलेवा साबित हुआ।
इसी दौर में एक धार्मिक प्रचारक के रूप में उभरे जरनैल सिंह भिंडरावाले को परोक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया। शुरुआती वर्षों में भिंडरावाले एक कट्टर धार्मिक वक्ता थे जो नशे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलते थे। ग्रामीण सिख युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और कांग्रेस को लगा कि उनके जरिए अकाली दल के राजनीतिक आधार को तोड़ा जा सकता है। लेकिन राजनीति में पाले गए ऐसे किरदार अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। भिंडरावाले की भाषा धीरे धीरे और उग्र होती गई। उनके भाषणों में अब सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं बल्कि सशस्त्र प्रतिरोध के संकेत मिलने लगे। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और इसी समय पंजाब में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। हत्या, डर और अविश्वास का माहौल बनने लगा। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे भिंडरावाले सिख उग्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा बनते चले गए। गोल्डन टेम्पल परिसर में उनका प्रभाव बढ़ता गया और हथियारों का जमावड़ा होने लगा। यह अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा था बल्कि राज्य की संप्रभुता से जुड़ा प्रश्न बन चुका था। इंदिरा गांधी इस स्थिति को समझ रही थी, लेकिन उनके सामने विकल्प सीमित थे। अगर वह सख्ती करती तो सिख समुदाय में असंतोष बढ़ता और अगर वह नरमी दिखाती तो राज्य कमजोर दिखाई देता। कई दौर की बातचीत, असफल समझौते और राजनीतिक दबावों के बाद स्थिति उस बिंदु पर पहुंच गई जहां कोई भी फैसला नुकसान के बिना संभव नहीं था। और इसी असमंजस, इसी देरी और इसी राजनीतिक गणना के बीच वह चिंगारी सुलगती रही जो आगे चलकर 1984 की आग बनने वाली थी। और जैसे जैसे पंजाब में हालात बिगड़ते गए, दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के सामने विकल्प कम होते चले गए। 1981 से 1983 के बीच पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ीं, पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हुईं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और आम नागरिकों के मन में डर बैठने लगा। भिंडरावाले अब सिर्फ एक धार्मिक वक्ता नहीं रहे थे बल्कि उनके आसपास सशस्त्र समर्थकों का घेरा बन चुका था। गोल्डन टेम्पल परिसर में उनकी मौजूदगी प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक हो चुकी थी। वहां हथियार जमा होने की खबरें खुफिया एजेंसियों तक पहुंच रही थीं। केंद्र सरकार के पास लगातार रिपोर्टें आ रही थीं कि अमृतसर में स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। फिर भी इंदिरा गांधी अंतिम फैसला लेने से हिचक रही थी क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि स्वर्ण मंदिर पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई सिर्फ कानून व्यवस्था का कदम नहीं बल्कि एक धार्मिक और भावनात्मक विस्फोट बन सकती है। महीनों तक बातचीत के प्रयास हुए, अकाली दल के नेताओं से मुलाकातें हुईं, बीच बीच में नरमी और सख्ती के संकेत दिए गए, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते चले गए। जून 1984 तक आते आते यह स्पष्ट हो चुका था कि भिंडरावाले और उनके समर्थक किसी समझौते के मूड में नहीं हैं और गोल्डन टेम्पल परिसर एक सशस्त्र किले में तब्दील हो चुका है। सेना और खुफिया एजेंसियों का दबाव बढ़ रहा था कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति हाथ से पूरी तरह निकल सकती है। और यहीं इंदिरा गांधी के जीवन का वह सबसे कठिन और विवादित निर्णय आकार लेने लगा। जून 1984 की शुरुआत में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंतिम मंजूरी दी गई। यह फैसला बंद कमरे में लिया गया था और बहुत सीमित लोगों को इसकी जानकारी थी। उद्देश्य साफ बताया गया था कि उग्रवादियों को हटाना है, धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाना है और आम नागरिकों की जान बचानी है। लेकिन जब सेना ने 3 जून की रात से गोल्डन टेम्पल परिसर को घेरना शुरू किया तो हालात योजना से कहीं अधिक जटिल निकले। मंदिर के भीतर भारी हथियार मौजूद थे। उग्रवादियों ने जवाबी फायरिंग की और सेना को आगे बढ़ने में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 5 और 6 जून की रात तक लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गोलियों और धमाकों की आवाजें उस स्थान से आ रही थीं जिसे सिख समुदाय अपनी सबसे पवित्र आस्था मानता है। आखिरकार 7 जून को सेना ने नियंत्रण हासिल कर लिया। भिंडरावाले मारे गए, उग्रवादी ढांचा टूट गया, लेकिन इस सैन्य कार्रवाई की कीमत बहुत भारी थी। अकाल तख्त को गंभीर नुकसान पहुंचा, निर्दोष श्रद्धालुओं की मौत हुई और पूरे सिख समाज के भीतर एक गहरा आघात बैठ गया। सरकार के लिए यह एक आवश्यक सुरक्षा कदम था, लेकिन बहुत से सिखों के लिए यह उनकी धार्मिक पहचान पर हमला था और यहीं से इंदिरा गांधी के प्रति गुस्सा व्यक्तिगत न होकर सामूहिक भाव में बदलने लगा। पंजाब से लेकर देश के अन्य हिस्सों तक
असंतोष फैल गया। इंदिरा गांधी को यह एहसास था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने एक ऐसा घाव खोल दिया है जिसे भरने में समय लगेगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह फैसला धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ था। उन्होंने सिख नेताओं से मुलाकात की, सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन शब्द उस घाव तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो दिलों में बन चुका था। इसी दौरान खुफिया एजेंसियों ने उन्हें चेतावनी देनी शुरू की कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। खासकर सिख उग्रवादी तत्वों से सलाह दी गई कि उनकी सुरक्षा में तैनात सिख गार्ड्स को हटाया जाए या कम से कम बदला जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सलाह को बार बार ठुकरा दिया। उनका मानना था कि ऐसा करना पूरे सिख समुदाय को दोषी ठहराने जैसा होगा और इससे हालात और बिगड़ेंगे। उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों से कहा था कि अगर मैं अपने सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाती हूं तो यह मेरे फैसले की नैतिक हार होगी। उन्हें अपने सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा था और शायद इसी भरोसे ने उन्हें खतरे की गंभीरता से दूर कर दिया। इन्हीं सुरक्षा कर्मियों में शामिल थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, जो वर्षों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह के भीतर गहरा मानसिक उथल पुथल शुरू हो चुका था। वह खुद को अपमानित और आहत महसूस करने लगा था। गुरुद्वारों में होने वाली कथाएं, आसपास का माहौल और निजी बातचीत उसके भीतर बदले की भावना को धीरे धीरे मजबूत कर रही थी और इसी भावना ने एक ऐसे निर्णय को जन्म दिया जो आगे चलकर न सिर्फ इंदिरा गांधी की बल्कि पूरे देश की किस्मत बदलने वाला था। जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, प्रधानमंत्री अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। विदेशी मेहमानों से मिलने की तैयारी कर रही थी और 31 अक्टूबर की सुबह भी उन्हें बस एक सामान्य दिन लग रहा था। लेकिन वास्तव में वह सुबह एक ऐसे तूफान से ठीक पहले की शांति थी जिसकी आहट बहुतों ने सुनी थी, लेकिन समय रहते उसे रोक नहीं पाया। और 31 अक्टूबर 1984 की वह सुबह बाहर से बिल्कुल साधारण लग रही थी। दिल्ली में सूरज रोज की तरह निकला था। प्रधानमंत्री आवास एक सफदरजंग रोड पर रोजमर्रा की हलचल थी और इंदिरा गांधी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार तैयार हो रही थी। उस दिन उन्हें एक विदेशी मेहमान से मिलना था। ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म मेकर पीटर यूस्टिनोव उनसे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू लेने वाले थे। इंटरव्यू का स्थान उनके आवास से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित एक दूसरा बंगला था। इसलिए इंदिरा गांधी ने कार लेने के बजाय पैदल जाने का फैसला किया। यह फैसला न तो असामान्य था और न ही लापरवाही माना जा सकता था, क्योंकि यह रास्ता पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। सुबह करीब 9 बज रहे थे। इंदिरा गांधी अपने निजी सचिव R.K. धवन के साथ बाहर निकली। उन्होंने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी और चेहरे पर वही परिचित आत्मविश्वास था जो वर्षों से देश ने देखा था। जैसे ही वह आवास के गेट की ओर बढ़ी, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सलाम किया। उन्हीं में से एक था बेअंत सिंह, वही व्यक्ति जिस पर उन्होंने तमाम चेतावनियों के बावजूद भरोसा बनाए रखा था। जैसे ही इंदिरा गांधी उसके सामने पहुंची, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उसे नमस्ते कहा। लेकिन उस क्षण बेअंत सिंह के भीतर चल रहा तूफान बाहर आ चुका था। अगले ही पल उसने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज ने पूरे परिसर को चीर दिया। इंदिरा गांधी वहीं गिर पड़ी और उनके गिरते ही वहां मौजूद दूसरा सिख गार्ड सतवंत सिंह आगे बढ़ा और अपनी ऑटोमेटिक राइफल से उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया, इतना तेज कि आसपास मौजूद लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि हो क्या रहा है। जब फायरिंग रुकी तो भारत की प्रधानमंत्री खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उनकी सांसें अभी चल रही थीं। शोर मच चुका था, सुरक्षा बल दौड़ पड़े थे। बेअंत सिंह को मौके पर ही गोली मार दी गई, जबकि सतवंत सिंह घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। R.K. धवन और अन्य कर्मचारियों ने बिना समय गवाए इंदिरा गांधी को उठाया और एक एम्बेसडर कार में डालकर सीधे एम्स की ओर रवाना हो गए। सुबह करीब 9:30 बजे उन्हें एम्स पहुंचाया गया, जहां देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम तुरंत इलाज में जुट गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी और सन्नाटा एक साथ मौजूद थे। किसी को यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि क्या होने वाला है। कई घंटों तक डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन शरीर में लगी गोलियों की संख्या और अत्यधिक रक्तस्राव ने स्थिति को लगभग असंभव बना दिया था।
दोपहर करीब 2 बजे डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक चिकित्सा घोषणा नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक विस्फोट की शुरुआत थी। सरकार को यह पूरी तरह अंदाजा था कि अगर यह खबर तुरंत सार्वजनिक हुई तो देश भर में हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए शाम तक इस खबर को आधिकारिक रूप से रोके रखा गया। राजीव गांधी को तत्काल दिल्ली बुलाया गया और उसी शाम उन्हें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। सत्ता का यह परिवर्तन इतनी जल्दी हुआ कि देश को शोक मनाने का मौका भी नहीं मिला और इसी खालीपन में अफवाहें, गुस्सा और डर फैलने लगे। जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या की खबर आम लोगों तक पहुंची, दिल्ली और देश के कई हिस्सों में भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगी। यह गुस्सा धीरे धीरे सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा में बदल गया, जिसे रोकने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा। कई जगहों पर भीड़ ने सिखों को निशाना बनाया, घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं और निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह हिंसा स्वतः स्फूर्त भी थी और कई जगहों पर संगठित भी। लेकिन इसका सबसे भयावह पहलू यह था कि इसमें मारे जाने वाले लोग उस हत्या से जुड़े नहीं थे जिसकी वजह से यह सब भड़का था। आने वाले दिनों में हजारों सिखों की जान गई। यह वह अध्याय था जिसने भारत के लोकतांत्रिक और नैतिक चरित्र पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। उधर जांच एजेंसियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश की परतें खोलनी शुरू की। सतवंत सिंह और कहर सिंह पर मुकदमा चला, सबूत सामने आए और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी देश के भीतर एक असहज सन्नाटा बना रहा, क्योंकि यह साफ हो चुका था कि इंदिरा गांधी की मौत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक फैसलों, गलत आकलनों और सामाजिक दरारों का परिणाम थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला, उसके बाद का अविश्वास, सुरक्षा चेतावनियों की अनदेखी और अंततः वह सुबह, यह सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे कि किसी एक कड़ी को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी का जीवन सत्ता, नियंत्रण और विरोध से भरा रहा और उनकी मौत उसी संघर्ष का अंतिम अध्याय बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच यह है कि उनकी हत्या के बाद जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि हिंसा कभी एक ही जगह नहीं रुकती, वह आगे बढ़ती है, निर्दोषों को कुचलती है और इतिहास पर ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जिन्हें मिटाने में दशकों लग जाते हैं। और शायद यही वजह है कि इंदिरा गांधी की मौत को सिर्फ एक हत्या के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में याद किया जाना चाहिए। एक ऐसी चेतावनी कि जब सत्ता और समाज के बीच संवाद टूट जाता है तो उसकी कीमत सिर्फ नेता नहीं, बल्कि पूरा देश चुकाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही सच्ची और अहम कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे।